Hello students, today we'll be continuing chapter 1 of science standard 9. Okay, matters in our surrounding. Okay, तो today we'll be studying about solid, liquid and gases. ठीक है, तो बोला कि जो भी मैटर्स होते हैं ना अराउंड अस, वो बेसिकली 3 स्टेट्स में होते हैं. जो मैटर्स होते हैं वो कितने स्टेट्स में होते हैं? 3 स्टेट्स में मैटर होते हैं. कौन से 3 स्टेट? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि यूनिवर्स में जितनी भी मटेरियल है सब किससे बना हुआ है? मैटर से बना हुआ है. अपन ने पढ़ा था पंच तत्व भी पढ़े थे इंडियन फिलोसोफर्स ने. ठीक है, तो यूनिवर्स में जितनी भी चीजें वो सब मैटर से बनी हुई. मैटर्स के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं. अपन ने पार्टिकल्स ऑफ मैटर के कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़े थे, राइट? तो यहाँ पे बोला जो मैटर है ना बेसिकली 3 स्टेट में एक्सिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, राइट? अब जो मैटर होता है, मैटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं. पार्टिकल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. तो जब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर बदलते हैं, वेरिएट होते हैं, तब स्टेट्स ऑफ मैटर इमर्ज होते हैं. मतलब यहाँ पे ये बोलना चाहता है जो भी मैटर है, मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, जब उसमें कुछ बदलाव आता है तो अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर ओरिजिनेट होते हैं. लाइन अच्छे से समझो. स्टेट ऑफ मैटर अराइजेस. स्टेट ऑफ मैटर अराइजेस. क्यों स्टेट ऑफ मैटर अराइज करता है? ड्यू टू वेरिएशन. वेरिएशन मतलब क्या होता है? बदलाव. वेरिएशन, बदलाव. ड्यू टू वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. ये जो मैंने आपको अभी हिंदी में समझाया वो इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी मैटर है, मैटर के अंदर पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स के जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें जब बदलाव आता है, वेरिएशन आता है, तब क्या अराइज होता है? स्टेट्स ऑफ मैटर. States of matter arises due to the variation in the characteristic of the particles of matter. Okay. तो अपन आज है ना सॉलिड स्टेट के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे. सॉलिड स्टेट मतलब एक बुक, ये पेन, ये सब सॉलिड है. चलो, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक क्या है सॉलिड का? सॉलिड का एक डिफाइंड शेप होता है, डिफाइंड शेप होता है. ठीक है, ये पेन है, ये सॉलिड है, इसका एक शेप है, ये इसकी शेप है, डिफाइंड शेप है इसका, राइट? डिफाइंड डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज की बाउंड्री ऐसे ऐसे ऐसे, ये इसकी बाउंड्रीज है 1 2 3 4. ये इसकी बाउंड्रीज पे डिफाइंड है, बाउंड्रीज बदलती नहीं. और इसकी वॉल्यूम भी फिक्स्ड रहती है. मैंने तो आपको वॉल्यूम का मतलब पहले भी बताया था. वॉल्यूम मतलब जितनी जगह वो घेर के बैठा है. अगर ये पेन को मैं यहाँ पे टेबल पे रख रही हूँ तो ये पेन ने जितनी जगह घेर रखी है उसको बोलते हैं वॉल्यूम. तो पेन की वॉल्यूम भी कैसी है? डेफिनाइट. तो बेसिकली सॉलिड के तो ये पेन ने जितनी भी जगह घेर के रखी है उसको बोलते हैं वॉल्यूम. तो जो ये पेन ने जगह घेर के रखी है, वॉल्यूम उसकी फिक्स है, वो इतनी जगह घेर के रखेगा. ऐसे नहीं थोड़ी देर में ज्यादा, थोड़ी देर में कम, नहीं ना. तो इतना ध्यान रखना, जो सॉलिड होता है उसका डेफिनाइट शेप होता है, डिस्टेंट बाउंड्री होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम. शेप भी सेम रहता है, बाउंड्रीज भी डिस्टेंट होती है और वॉल्यूम भी फिक्स्ड रहती है. इतना क्लियर हो? उसके बाद सॉलिड्स की कॉम्प्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है. कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होता है? ये सॉलिड है, इसको मैं कॉम्प्रेस कर रही हूँ, मतलब दबा रही हूँ, कॉम्प्रेस कर रही हूँ. ये कॉम्प्रेस हो रहा है नहीं ना, पेन कॉम्प्रेस नहीं हुई तो इसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी है ही नहीं, कॉम्प्रेस ही नहीं हो पा रहा. तो सॉलिड इजीली दब नहीं जाते, कॉम्प्रेस नहीं हो पाते. तो सॉलिड की कॉम्प्रेसिबिलिटी कैसे होती है? नेग्लिजिबल. नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर. ठीक है, तो इतना ध्यान रखना, सॉलिड्स की कॉम्प्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है. अपने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक में कि जो सॉलिड होते हैं उनका डेफिनाइट शेप होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. देन अपन ने पढ़ा कि उसकी जो कॉम्प्रेसिबिलिटी है, उसको जो दबाने की कॉम्प्रेसिबिलिटी वो कैसे होती है? ना के बराबर, नेग्लिजिबल. नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्ट टू आउटसाइड फोर्स. मतलब अगर आप सॉलिड को फोर्स भी कर रहे हो, उसको अगर बाहर से कोई फोर्स पे है तो भी अपनी शेप को मेंटेन रहेगा. मतलब सपोज अगर सॉलिड उसको मैं ऐसा तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, आउटसाइड फोर्स बहुत अप्लाई हो रहा है, तो भी ये अपना शेप मेंटेन रखेगा. ये अपना शेप मेंटेन, ऐसे नहीं आउटसाइड फोर्स आया तो अचानक से ट्रायंगल शेप का हो गया, या स्क्वायर शेप का हो गया, या सर्कल हो गया, ओवल हो गया, ऐसे तो नहीं हो ना. तो भले आप सॉलिड की ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो अपना शेप मेंटेन करता है, भले उसको आउटसाइड फोर्स आ रहा है तो भी. ठीक है, नेक्स्ट सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप. जैसे मैंने आपको अभी बोला कि सॉलिड की टेंडेंसी होती है कि जब उसको आउटसाइड फोर्स पे आते हैं तो भी वो अपना शेप मेंटेन रखते हैं. लेकिन अगर बहुत ज्यादा आउटसाइड फोर्स आ गया तो मे बी वो ब्रेक हो पाए. मतलब फॉर एग्जाम्पल पेन को में बहुत आउटसाइड फोर्स है तो मे बी टुकड़े हो जाए इसके, लेकिन इसका शेप वैसा का वैसा रहेगा. मतलब ये इतना और इतना, तोड़ने से ट्रायंगल या स्क्वायर नहीं हो गया. क्लियर?
तो अभी तक अपन ने सॉलिड की 4 कैरेक्टरिस्टिक पढ़े। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक में डेफिनाइट वॉल्यूम होती है, फिक्स बाउंड्री होती है और डिस्टिंक्टिव शेप उसका होता है, ठीक है। उसके बाद अपन ने पढ़ा नेग्लिजिबल, कॉम्प्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है। Then they have a tendency to maintain their shape even if subject to outside force, and then they may break if subject to force, but they won't change their shape. Clear? एक बार फटाफट बोर्ड पे आ जाओ, रिवाइज करवा लेते हो। अपन ने पढ़ा matters around us exist in 3 different states. This could be asked in 1 mark, fill-ups, MCQ. Okay? Matters around us exist in three different states. And which are the 3 different states? Yes, solid, liquid and gas. ये 3 स्टेट में। उसके बाद ये मैं वापस हिंदी में समझा देती हूँ, अच्छे से क्लैरिफाई कर लेती हूँ। जो भी मैटर होता है, मैटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। जो भी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में जो वेरिएशन आता है, बदलाव आता है, तो क्या एग्जिस्ट करता है? स्टेट्स ऑफ मैटर। तो यही बात बताइए, स्टेट्स ऑफ मैटर अराइजेस ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तुमको पूछ सकते हैं 1 मार्क में, हाउ डज द स्टेट ऑफ मैटर अराइजेस? So it rises because of the variation in the characteristic of the particles of matter. Is it clear? Okay, we are starting solid state. Solid state, definite shape, distinctive boundaries and fixed volume. Then it has negligible compressibility. Then solid have a tendency to maintain their shape when subject to outside force. सॉलिड में ब्रेक, सॉलिड टूट सकते हैं अंडर फोर्स, बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप। तो वो कैसे होते हैं? रिजिड होते हैं, बिकॉज उसका शेप बदला नहीं जा सकता। सॉलिड कैसे होते हैं? रिजिड, क्योंकि उनका शेप हम नहीं बदल सकते। सब क्लियर? एक बार बोर्ड से देखिए, इसके प्रॉपर्ली अच्छे से नोट्स बनाओ। अपने सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा। अब 3 सिचुएशंस है जिसको अपन को समझना है क्लियरली। अब पहली सिचुएशन है, बोलते कि सॉलिड अपना शेप हमेशा मेंटेन रखता है, सॉलिड का डिफाइंड शेप होता है, राइट। लेकिन एक रबर बैंड है, रबर बैंड सॉलिड है। रबर बैंड को जब हम स्ट्रेच करते थे तो उसका शेप बदल जाता है ना, तो वो कैसे सॉलिड हुआ? सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक है कि वो अपना शेप मेंटेन करता है। तो एक रबर बैंड भी सॉलिड है, उसको जैसे ही मैंने स्ट्रेच किया तो उसका तो खिंच गया, लंबा हो गया, तो उसका तो शेप बदल गया। तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर ये कि एक रबर बैंड को जब आप स्ट्रेच करो, आप उसको फोर्स अप्लाई करो, तो वो शेप जरूर बदल, लेकिन जैसे आप रबर बैंड को छोड़ रहे हो तो वो अपने अगेन ओरिजिनल शेप पे आ जाएगा, वो अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन कर देगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप बहुत एक्सट्रीम जोर से खींचते हो तो क्या होगा? रबर बैंड टूट जाएगा। वो कैसे भी करके ऐसे नहीं होगा कि आप रबर बैंड को स्ट्रेच कर रहे हो और जब छोड़ रहे हो तो वो उतना ही हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका एक्सप्लेनेशन यही है कि ऐसे क्वेश्चन तुमको पूछ सकते हैं, गिव रीजन कि रबर बैंड सॉलिड है, स्टिल व्हेन इट इज स्ट्रेच इट चेंजेस इट्स शेप। तो तुमको लिखना है कि रबर बैंड अपना शेप तो चेंज करता है ऑन स्ट्रेचिंग, बट as soon as we stop stretching it, it regains its original shape. और अगर हम उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेच करें तो it will break down, ठीक है। देखो यहाँ पे इसका आंसर है, रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स। अगर हम इसको फोर्स अप्लाई करें तो उसका शेप तो जरूर बदल रहा है, एंड रीगेन द सेम, लेकिन वो वापस उसको रीगेन कर ले रहा है व्हेन फोर्स इज रिमूव्ड। मतलब बोला, जब फोर्स अप्लाई करे तो रबर बैंड का शेप चेंज हो रहा है, और फोर्स जैसे रिमूव करे तो रबर बैंड का शेप रीगेन हो रहा है। और अगर एक्सेसिव फोर्स अप्लाई हो रहा है तो इनमें ब्रेक। क्लियर? दूसरा सिचुएशन आपके सामने ये है कि अब बोल रहे हैं जो भी शुगर या सॉल्ट होता है वो भी सॉलिड है, लेकिन अगर आप शुगर या सॉल्ट को एक जार में रखोगे तो वो जार की शेप ले लेता है। अगर शुगर या सॉल्ट को आप एक बोल में रख रहे हो तो बोल की शेप ले लेगा। शुगर या सॉल्ट को आप एक अपने पाम पे रख रहे हो तो वो पाम की शेप ले लेगा, राइट। एक सेकंड, ओके, तो आप उसको अगर अपने पाम पे रख रहे हो तो वो पाम की शेप ले लेगा, आप उसको जिस पे भी रख रहे हो वो उसकी शेप ले लेगा। तो सॉल्ट और शुगर ने तो वेसल की शेप ले ली जिस वेसल में उसको डाला है, तो कैसे बोला जा सकता है कि सॉल्ट और शुगर भी सॉलिड है? तो इसका जवाब ये, जो सॉल्ट और शुगर के इंडिविजुअल क्रिस्टल है वो तो अपना शेप वैसा का वैसे रखते, भले आप उसको जार में डालो, मग में डालो, हाथ पे रखो, कैसे भी रखो। इंडिविजुअल जो सॉल्ट और शुगर के क्रिस्टल है वो तो हमेशा अपना शेप वैसा का वैसा रखते हैं। देखो, शुगर एंड सॉल्ट केप्ट इन द जार, they take shape of the jar. Are they solid? Shape of the each individual sugar or salt crystal remain fixed.
हर जो इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल की शेप है वो तो हमेशा कैसी रहती है, फिक्स्ड रहती है। वेदर वी टेक इट इन हैंड्स, आप उसको हैंड में रखो, प्लेट में रखो या जार। थर्ड सिचुएशन अपन पढ़ने वाले, जो सबसे इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, जिसका सवाल आपको बहुत ज्यादा पूछने के चांसेस है। सिचुएशन ये कि जो स्पॉन्ज होता है, स्पॉन्ज सॉलिड है, लेकिन स्पॉन्ज को जब हम कॉम्प्रेस करते हैं तो वो बहुत इजीली कॉम्प्रेस हो जाता है। लेकिन अपन ने तो ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि सॉलिड्स की कॉम्प्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है, तो कैसे स्पॉन्ज कॉम्प्रेस हो जाता है, क्यों कॉम्प्रेस होता है? तो इसका जवाब ये कि जो स्पॉन्ज होता है ना, उसके अंदर माइन्यूट छोटे 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 होल्स होते हैं। इस होल में हवा भरी हुई होती है। ये जो स्पॉन्ज के अंदर खड्डे होते हैं, खड्डों में हवा भरी हुई होती है। जैसे आप स्पॉन्ज को कॉम्प्रेस कर रहे हो, ये हवा बाहर निकल आती है, एक्सपेल हो जाती है, और वो स्पॉन्ज इजीली कॉम्प्रेस हो पाता है। समझ आया? एक बार बोर्ड पे देखो। सवाल है, स्पॉन्ज इट इज अ सॉलिड yet is able to we are able to compress it। अच्छे से देखो, स्पॉन्ज has minute holes in it। स्पॉन्ज के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे होल होते हैं। in which air is trapped। इस छोटे छोटे होल में क्या भरी हुई होती है? हवा। एयर ट्रैप की होती है। when we press it, जैसे हम उसको दबाते हैं, प्रेस करते हैं, एयर क्या हो जाती है? बाहर निकल आती है। एयर इज expelled out और and we are able to compress it। इसलिए हम इसको इजीली compress कर पाते। तीन सिचुएशन पढ़ी। पहली सिचुएशन रबर बैंड वाली, रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं, उसका शेप तो बदल जाता है, लेकिन जैसे ही छोड़ा ओरिजिनल शेप पे आ गया, राइट। दूसरी सिचुएशन पढ़ा, सॉल्ट और शुगर के क्रिस्टल्स है, उसको आप जिस भी वेसल में डालोगे वो तो उसकी शेप में रहता है। जार में डालो तो जार में, बोल में डालो तो बोल में। तो इसका क्या एक्सप्लेनेशन है? इसका एक्सप्लेनेशन ये कि जो इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट के क्रिस्टल होते हैं वो तो अपना शेप ऐसे ही रखता है, आप उसको हाथ में रखो, जार में रखो या कोई भी वेसल। तीसरा मैंने स्पॉन्ज का पढ़ा। स्पॉन्ज को जैसे हम कॉम्प्रेस करते हैं तो वो इजीली कॉम्प्रेस हो जाता है, लेकिन स्पॉन्ज तो सॉलिड है। तो बोला है स्पॉन्ज के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, उस छोटे छोटे होल्स में हवा भरी हुई होती है, हवा ट्रैप्ड होती है, और जैसे आप उसको कॉम्प्रेस करो, एयर बाहर निकल जाती है, एक्सपेल आउट हो जाती है, इसलिए हम इसको इजीली कॉम्प्रेस कर पाते हैं। क्लियर? एक बार इतना प्रॉपरली देख के नोट्स बना दो। ओके, तो अभी तक अपन ने जितना भी पढ़ा उसको सम अप कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। पहली बात अपन ने पढ़ी कि जो मैटर एग्जिस्ट करता है 3 स्टेट्स में। मैटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। कौन से 3 स्टेट? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। फिर अपन ने पढ़ा है जो स्टेट्स ऑफ मैटर क्यों अराइज होता है? बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है। उसके बाद अपन सॉलिड के बारे में पढ़ रहे हैं। जो सॉलिड है उसकी कैरेक्टरिस्टिक, पहला सॉलिड का एक डेफिनाइट शेप होता है, उसकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, उसकी डिटरमाइंड बाउंड्री होती है, उसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है, ना के बराबर। दे हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप सब्जेक्ट टू आउटसाइड फोर्स। भले उसको बाहर से भी फोर्स है तो भी अपना शेप मेंटेन रखते हैं। उसके बाद अपन ने 3 सिचुएशंस पढ़ी। पहली सिचुएशन एक रबर बैंड। रबर बैंड सॉलिड है स्टिल, अगर उसको फोर्स करते हैं तो अपना शेप बदल देता है। तो इसका आंसर है जैसे हम फोर्स रिमूव करेंगे तो वापस अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेगा, और अगर बहुत एक्सेसिव फोर्स है तो वो टूट जाएगा। ठीक है। दूसरा, सॉल्ट और शुगर के जो सॉल्ट और जो शुगर होता है वो जिस भी वेसल में डालते हैं उसकी शेप ले लेता है, तो वो सॉलिड कैसे हुआ? तो इसका आंसर ये, सॉल्ट और शुगर की जो इंडिविजुअल क्रिस्टल है वो तो हमेशा अपना स्टेट मेंटेन, अपना शेप मेंटेन ही रखते हैं। ठीक है, पहले उसको आप कहीं भी रखो। स्पॉन्ज है वो सॉलिड है स्टिल, वो बहुत इजीली कंप्रेस हो जाता है। स्पॉन्ज के अंदर माइन्यूट होल्स होते हैं, होल्स के अंदर एयर ट्रैप्ड होती है। जैसे ही स्पॉन्ज को कॉम्प्रेस करोगे तो एयर बाहर आ जाएगी, एक्सपेल आउट हो जाएगी, इसलिए वो इजीली कॉम्प्रेस हो जाता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे। मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। States arise due to variation in the characteristic of the particles of matter. Solid definite shape, fixed volume, determined boundary, negligible compressibility, tendency to maintain their shape subject to outside force, and then 3 situation rubber band वाली, salt, sugar and sponge. I hope इतना clear है आप सबको। एक बार जो रिविजन पॉइंट्स है उसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ओके।